स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती जी हैं हमारे साथ, धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से, और किशोर नारने हैं कमोडिटी एंड करेंसी एसोसिएट डायरेक्टर है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए आज सीधे सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, जहां पर 53,000 के ऊपर एमसीएक्स पर गोल्ड चला गया। किशोर सर, क्या लग रहा है, जिस तरह की तेजी गोल्ड में देखने को मिल रही है, 53,000 के ऊपर भाव चला गया है, आज भी अच्छी मजबूती है, इस करंट लेवल पर किस तरह की स्ट्रेटजी आप बनाने की सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को? मार्केट्स एक बार के लिए थोड़ा रीप्राइसिंग करने का कोशिश कर रहे हैं कि बिकॉज जो हल्का सा इन्फ्लेशन नंबर्स में जो वीकनेस देखा है, नॉट ओनली अमेरिका, अभी तो इंडियन नंबर्स भी थोड़ा सॉफ्टन हुआ है। सो चाइना का जो स्लो डाउन है उसका थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहे हैं। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक जो पहले कदम जो है इन्फ्लेशन सॉफ्टनिंग का, वो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। सो उसको लेकर एक्चुअली मार्केट्स एंटायर डॉलर इंडेक्स और जो सेफ हेवन एसेट्स है और नॉन यील्डिंग एसेट्स है उसका थोड़ा रिप्राइसिंग हो रहा है। तो उसी चक्कर में आपको थोड़ा जो गोल्ड में जो स्ट्रेंथ देखने के लिए मिला है, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ही सस्टेनेबल है, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स अभी पीक आउट हुआ है। मेरे हिसाब से जो रेट हाइक का रफ्तार जारी रहेगा, मेरे हिसाब से और एक 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा, कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स का स्ट्रेंथ वापस आ जाएगा। तो इट इज टू अर्ली, आई कैन से दैट टू अर्ली है कि ये मान के चले गोल्ड का बॉटम आउट हो गया, चलो यहाँ से तेजी है। मेरे हिसाब से और एक थोड़ा सा वीकनेस देख सकते हैं। और डोमेस्टिक मार्केट्स में जो रुपये का जो मजबूती था वो कहीं ना कहीं थम गया है। तो यहाँ से वापस थोड़ा सा हल्का सा वीकनेस दिख सकता है, बिकॉज ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का भी थोड़ा करेक्टिव रोल चल रहा है। तो इंट्राडे के लिए मैं हालांकि बाई का सलाह दूंगा, 52,900 के आसपास बाइंग कर सकते हैं 53,200 का टारगेट्स के लिए। बट आई थिंक पोजिशनली बहुत तेजी एक्सपेक्ट मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा मंदी होगा, यहाँ से एक्यूमुलेशन फेज है, होप्स थोड़ा सा कम रखिए। और यहाँ से मतलब एक और डाउन साइड स्विंग आ सकता है। एंड आप मतलब 3-4 महीने के अगर व्यू लेके चलते हैं तो प्रॉब्ली बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब 54-55 इधर यही लेवल पे कहीं ना कहीं रहेगा। जो है गोल्ड को लेकर, हालांकि इंट्राडे के लिए जो सलाह है वो है 52,900 रुपए पे खरीदारी की सलाह है, 53,200 के टारगेट के लिए 52,750 का स्टॉप लॉस लगा ले। वंदना जी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड में क्या करना चाहिए करंट लेवल्स पे? यहाँ पे विश्वमोहन जी, कहीं ना कहीं मैं एग्री कर रही हूँ किशोर से। दो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। डॉलर में डाउनसाइड एक्सपेक्टेड था 105.5 का, वो उसने लगा के एक रिकवरी दिखाई है। और दूसरी चीज है कि नेक्स्ट अब जो मीटिंग है वो यहाँ पे अप्रोचिंग है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि अगर घरेलू बाजार की बात की जाए, 53,150 एक रेजिस्टेंस है इस कमोडिटी के लिए। इससे ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती है तब तक ये नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी तेजी एकदम से लगातार यहाँ पे आएगी। तो उससे पहले मुझे लग रहा है कि पॉज आएगा, एक करेक्शन आएगा, उसका यहाँ पे फायदा उठाना चाहिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेल साइड में हम रह सकते हैं। 53,000 के करीब सेलिंग करें, 52,650 या 680 के करीब यहाँ पे प्राइसेस आ सकते हैं नीचे की तरफ। स्टॉप लॉस यहाँ पे 53,100 का लगाना होगा। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो एक्यूमुलेशन है वो करेक्शन पे करना चाहिए। खरीदारी आपको करनी है वो करेक्शन के बाद करना है। ऊपर के लेवल पे यहाँ पर बेचने की सलाह वंदना जी की तरफ से आ रही है। हालांकि इंट्राडे को लेकर दर्शकों के मन में कंफ्यूजन होगा कि बाई करे कि सेल। किशोर सर, क्या करना चाहिए, सही स्ट्रैटेजी है? वंदना जी कह रही हैं बेचने के लिए, आप कह रहे हैं खरीदने के लिए इंट्राडे में, क्या सही सलाह होगी? आई थिंक क्या है कि अगर लेवल्स अगर देखें, मैं तो बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो करीब 100-125 रुपए नीचे का खरीदने के मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 52,750। आई थिंक मोर और लेस आप ये मान के चल सकते हैं रेंज बाउंड है। मैं रेंज का नीचे के सर पे मैं खरीदारी करने का सलाह दे रहा हूँ। आई थिंक वरना थोड़ा सा उसमें वहां पे ऊपर में बिकवाली करने का सलाह दे रहे हैं। आई थिंक सी ब्रॉडली आप देखें तो बहुत बड़ा मूव नहीं है इधर साइड। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यहाँ पे रेंज बाउंड मूवमेंट है इसमें। हालांकि आपको ट्रेड करना ही है तो हमको क्या है कि एक लेवल्स और एक डायरेक्शन देना पड़ता है, तो इसीलिए। बट अदरवाइज बहुत बड़ा स्विंग नहीं है इसमें।
पर फायदा आपको उठाना है, उस रेंज के लोअर लेवल पे आपको खरीदारी करनी है और ऊपर के लेवल पर बिकवाली करनी है, इसलिए आपको अलग कॉल्स लग रहे होंगे। धर्मेश जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड में? हालांकि आप पोजिशनल व्यू ज्यादा देते हैं, आज किस तरह की रणनीति बनाने की सलाह दे रहे हैं? लास्ट टाइम भी कहा था कि सोने में अगर 1720 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो काफी अच्छी रैली देखने मिल सकती है, और प्राइस में ऑलमोस्ट 70 रुपए की डॉलर की रैली, और डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते ऑलमोस्ट 1,500-2 हजार रुपए की तेजी आपको मार्केट में देखने मिली है। मैं यहाँ से काफी बुलिश हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो रैली है कंटिन्यू रहेगी। अगर आप 10 ईयर्स यील्ड देखें, वो भी 4 के निचले स्तर पर आ चुका है। डॉलर इंडेक्स भी काफी वीकनेस दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं होलिस्टिक पिक्चर अगर आप देखें तो नवंबर के महीने में काफी प्रेशर होगा मार्केट में, और जो तेजी आपको पिछले क्वार्टर में देखने मिली थी वहां पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। और अगर आप देखिए पिछले क्वार्टर में सोने में अच्छी पिटाई आई थी, तो वो वहां पे रिवर्स चालू हो रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सोने में एक शॉर्ट टर्म में एक तेजी रहेगी और प्राइस आपको 53,500 तक के भी स्तर दिखा सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप करंट लेवल से भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड में, अगर आप देखिए तो अराउंड 52,800 52,700 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। बट 53,800 से 53,900 तक के टारगेट के लिए आप सोने में खरीदी करें। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सोना 1,800 के स्तर भी शीघ्र ही ब्रेक कर देगा और मार्केट में काफी फर्मनेस रहेगी। तो मैं बाइंग साइड में रहूंगा सोने में, और मैं बुलिश हूँ। और धर्मेश जी, चांदी को लेकर क्या व्यू है आपका? 62,000 के ऊपर चांदी पहुंच गई है, 500 रुपए की तेजी है, लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने कल देखी, कल दिन के ऊपरी स्तरों से काफी टूट गया बाजार, करीब करीब 900 रुपए गिरकर बंद हुआ था और आज फिर से बाउंस बैक, 500 रुपए की तेजी। क्या करना चाहिए? 62,000 के ऊपर है भाव। देखिए, अगर आप सोने और चांदी की बात करें तो अगर मैं अपनी पर्सनल बेटिंग लगाऊं तो मैं चांदी की तरफ ज्यादा लगाऊंगा, क्योंकि अगर देखिए चांदी में जो तेजी आनी थी अब तक आई नहीं है। चांदी काफी चंचल कमोडिटी है, इसकी वॉलेटिलिटी काफी हाई है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं सोने में और चांदी में, तो सोने की जो ऊपरी स्तरों से जो गिरावट है वो 15-20% है, बट अगर आप चांदी देखें तो जो उसका लाइफ टाइम हाई है वो $50 से मार्केट ऑलमोस्ट $20-22 पे टिकी हुई है। तो डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। तो मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा, स्पेक्युलेटर्स हो या पोजिशनल ट्रेडर्स हो, ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसको आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। और अगर आप बेस मेटल्स को कंपेयर करें तो बेस मेटल्स में भी अच्छी खासी छलांग देखने मिली, ऑलमोस्ट 10% की छलांग आपको सारे बेस मेटल्स में आ चुका है। तो ये एक कमोडिटी है जिसमें अभी भी ऊर्जा बची है और यहाँ से तेजी आने की गुंजाइश काफी हाई है। तो मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि 62,000 भी अच्छा लेवल है, यहाँ से भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट इसका 62,300 63,000 से लेके 64,000 के टारगेट के लिए मैं निवेशकों को बाई करने की सलाह दूंगा। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अगर आप करते हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि $24 से $25 के स्तर आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। तो इसमें मैं ज्यादा बुलिश हूं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेरी इसमें रहेगी। विक्शन है, चांदी लग रहा है ज्यादा तेजी आएगी और 24 से $25 तक भी कॉमेक्स पर भाव जा सकता है और यहाँ भी अच्छी तेजी डिप पर आपको बाई करके ही चांदी चलना चाहिए। किशोर सर, आपको भी लग रहा है खरीदारी करे चांदी में करंट लेवल पर? चांदी में थोड़ा सा रिस्क लेवल्स ज्यादा लगता है। अगेन व्यू तो दोनों का थोड़ा सा हल्का सा तेजी का ही है, बट अगेन मेरे को सस्टेनेबिलिटी पे थोड़ा सा इशू है, तो मैं चांदी अवॉइड करना पसंद करूंगा। चलिए नेचुरल गैस की चाल देख लेते हैं। नेचुरल गैस भी काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका है, हालांकि गिरावट जिस तरह की आई है उस तरह की रिकवरी अब नहीं आ रही है अभी तक, अभी भी 500 रुपए के नीचे है MCX पर। वन्ना जी, क्या सलाह देंगे? 495 के आसपास नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है यहाँ पे विश्वमोहन जी सेलिंग साइड में ही रहना चाहिए। हालांकि यहाँ पे कोल्ड वेदर है, उसकी वजह से डिमांड है, इन्वेंट्रीज जो है वो क्लैरिटी यहाँ पे देगा, और फ्री पोर्ट का एक जो क्लैरिटी है वो अभी बनी नहीं है। हालांकि लग रहा है कि नवंबर मंथ में वो पूरी तरीके से शुरू नहीं होगा, लेकिन डाउनसाइड है यहाँ पे, लेकिन लिमिटेड मुझे लग रहा है। नेचुरल गैस में सेल करके चलना चाहिए 498 के करीब, 492 से 490 तक का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है 501 रुपए का। अगर मेजर सपोर्ट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 440 450 एक मेजर सपोर्ट जोन है इस कमोडिटी के लिए, जहां से बार बार एक उछाल देखने को मिलता है, और अपसाइड जो है वो 540 है। तो मेरे ख्याल से इंट्राडे में सेलिंग है, और अगर थोड़ा सा अगर टाइम फ्रेम हम लंबा रखें तो मुझे लग रहा है कि करेक्शन पे बाय करना चाहिए नेचुरल गैस में। ओके, तो ये भी हुआ नेचुरल गैस को लेकर। अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में जिस तरह से पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद से तनाव बढ़ा है, हालांकि उस तरह की तेजी यहां पर नहीं लौटी है, अभी भी कमजोरी है, आज आधे % तक की गिरावट है। धर्मेश जी, क्या व्यू बन रहा है आप कच्चे तेल को लेकर आपका? देखिए, कच्चे तेल में तो काफी बेरिश हूँ। इनफैक्ट अगर आप देखिए 3 हफ्ते से मैं इसमें कह रहा हूँ कि ऊपरी स्तरों पर ये सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि सारे मंथ अगर आप देखिए बैक टू बैक सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में जो तेजी आने की गुंजाइश काफी हाई, लाइक अगर आप देखिए अगर बाय करते हो तो नेक्स्ट ईयर में फिर नेक्स्ट मंथ में आपको फिर से लोअर बेड पे लेना पड़ेगा, तो उसमें आपको नुकसान काफी हाई होगा।
इसका होलिस्टिक पिक्चर मुझे मंदी का लग रहा है। मार्केट में डिमांड एज सच है नहीं, और जो सप्लाई है वो कंस्ट्रेन कर करके और सप्लाई को रोक के ओपेक अपनी प्रोडक्शन कम कर करके प्राइस को स्टैग्नेंट करना चाहती है। बट ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, क्योंकि एज सच इन्फ्लेशन इतना हाई है, डिमांड है नहीं, चाइना में लॉकडाउन है, तो ये सारा जो एक बास्केट है वो नेगेटिव जोन में ज्यादा बेट कर रहा है। और इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा हो जाती है, तो काफी सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगे। तो ये ही पिक्चर है मार्केट में, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मंदी जारी रहेगी। ऊपरी स्तरों पर फिर से बिकवाली करके चल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 6800 तक के स्तर के लिए मैं इसमें मंदी की सलाह दूंगा। करंट लेवल पे भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। काफी सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है मार्केट। अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो 83 से लेके $87 के इर्द गिर्द मार्केट सस्टेन हो रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 6800 से 7200 का दायरा है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। मंदी का सिनारियो रहेगा आगे के महीने में भी। मैं रेकमेंड करूंगा बिकवाली करने की। अब मंदी का अगर सिनेरियो बन रहा है, तो अगर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो किशोर सर कोई स्ट्रेटजी आपके पास है ऑप्शंस की भी और फ्यूचर्स के ट्रेडर को भी? फ्यूचर्स में तो यस, मंदी कर सकते हैं। 7060 के आसपास में बिकवाली का सलाह दूंगा। 6900 का आपका टारगेट होगा। यहाँ पे बुल्स काफी स्ट्रेस में है एज ऑफ नाउ, और मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है। अंटिल अनलेस 82 ब्रेक नहीं होगा, बहुत डिसेसिव डाउनसाइड भी नहीं आएगा, तो मैं ये रेंज बाउंड मार्केट को फायदा उठाने के लिए एक्चुअली नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 7000 का कॉल और 7000 का पुट दोनों में बेच के चलना चाहता हूँ। कंबाइंड प्रीमियम 130 रुपए। फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो 7060 रुपए पर बेचे, 6900 के टारगेट के लिए 7120 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले। अगर ऑप्शंस में आपको ट्रेड करना है तो किशोर सर को लग रहा है कि मार्केट काफी रेंज में है, तो आप राइटिंग करें, सेल करें। 7000 के स्ट्राइक की कॉल और पुट दोनों बेचे। 7000 के कॉल के स्ट्राइक का जो प्रीमियम है वो करीब करीब 80 के आसपास है, और 50 के आसपास में पुट का प्रीमियम है। तो दोनों को जो आपका आउटगो जो होगा वो 130 प्रीमियम होगा, प्लस जो लॉट साइज है 100 के हिसाब से। लेकिन उनको लग रहा है कि ये प्रीमियम घटकर 0 हो जाएगा, रेंज में बाजार रहेगा, और एक्सपायरी भी यहाँ पर काफी नजदीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। वंदना जी, बेस मेटल्स में क्या टॉपिक होगी आपकी, और जिस तरह की तेजी हमने देखी है क्या ये आगे कंटिन्यू होती दिखेगी, और अभी भी आप बाई करने की सलाह देंगी या बेचने की सलाह देंगी इन स्तरों पर? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है ये जो अभी अपसाइड आया ये थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेरी है, यहाँ पे सस्टेन नहीं करना चाहिए इसे, क्योंकि चाइना से भी डेटा नेगेटिव आया है। अभी डाउनवर्ड रिवीजन हुआ है, जीडीपी का 2.9% के करीब हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो भी ऊपरी स्तर है उस पर यहाँ पे बिकवाली करना चाहिए। जिंक में मुझे लग रहा है कि 275.4 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 273 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 276.5 का लगाना चाहिए। और जो सेकंड टारगेट है वो भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 270 के लेवल्स पे यहाँ पे जिंक में आता हुआ हम देख सकते हैं। तो बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि अभी जो तेजी आई है, तेजी पे बिकवाली करके चलना चाहिए, चाहे वो जिंक हो या कॉपर हो। बेस मेटल्स में आपकी पोजिशनल कॉल क्या है इस बार? देखिए, अगर आप बेस मेटल की बात करें तो फंडामेंटली मार्केट में काफी एक अप ट्रेंड देखने मिला है प्राइस में। स्पेशली आप कॉपर की बात करें तो कॉपर 615 से 670 के इर्द गिर्द ट्रेड हो रहा था। अब उसने जो दायरा है वो ब्रेक किया है और काफी बुलिश में मुझे लगता है कि मार्केट आ सकता है। प्लस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो तेजी है ये शॉर्ट टर्म में बरकरार रहेगी, और अगर रुपया कमजोर होता है तो ये तेजी और इसमें तूल बन सकती है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे 700 से 705 तक के टारगेट के लिए आप कॉपर में बाइंग करके चल सकते हैं। दूसरी कमोडिटी मेरी अगर रहेगी तो मैं एल्यूमिनियम काउंटर में ध्यान दूंगा, क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम काउंटर काफी स्लो एंड स्टेडीली ट्रेड होता है। इसका जो दायरा है 205 से 215 का दायरा है, मार्केट ऑलमोस्ट 211 तक पहुंच चुका है। तो अभी भी से 3 से 4 रुपए की तेजी आने की गुंजाइश है। तो मैं एल्यूमिनियम काउंटर में भी बाइंग की सलाह दूंगा। और तीसरी कमोडिटी मेरी जिंक रहेगी। अगर आप देखिए जिंक पिछले क्वार्टर में भी 320-330 के लेवल पे ट्रेड हो रहा था, और वहां से काफी अच्छी एक बिकवाली देखी मार्केट में, और ऑलमोस्ट 270-260 तक के स्तर के लिए प्राइस आ चुका है। बट यहाँ से फिर से एक रिबाउंड देखने मिल रहा है प्राइस में, बट ये काफी सुस्त ट्रेड करेगा मार्केट। अपसाइड 285 टू 290 तक के टारगेट के लिए आप जिंक में भी बाय कर सकते हैं। तो मेरी जो तीनों में से जो टॉप पिक रहेगी वो जिंक रहेगी, क्योंकि डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है, और अपसाइड आपको एटलीस्ट 15 से 20 रुपए की तेजी देखने मिल सकती है करंट लेवल से भी। ओके, यानी यहाँ पर ये सलाह बेस मेटल्स की ओर से आ रही है। लेकिन बेस मेटल्स में वापस से तेजी दिखनी शुरू हो गई है। 211 के आसपास एल्युमिनियम पहुंचता दिख रहा है, आधे % की तेजी आ गई है, 0.25% ऊपर जिंक है ही। कॉपर में भी अब हल्की खरीदारी लौट रही है 695 के आसपास। आपको क्या पसंद आ रहा है किशोर सर बेस मेटल्स में आज?
जैसा बेस मेटल में थोड़ा बहुत अभी भी चाइना का फैक्टर प्ले कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी एक्चुअली क्या है, कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों में मुझे तेजी लग रहा है। और कॉपर में 692 के आसपास बाइंग कर सकता है, 689 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 698 का टारगेट के लिए। जहां तक एल्यूमिनियम का सवाल है, आई थिंक 209 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं, 207 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 213 के आसपास का टारगेट के लिए। ओके, तो ये बेस मेटल्स की टॉप पिक है एल्युमिनियम। यहाँ पर किशोर सर की 209 के लेवल पे आपको खरीदना है, 213 रुपए के टारगेट के लिए 207 का स्टॉप लॉस लगा ले। दूसरी कॉल है कॉपर, जहाँ पर 692 पे खरीदना है, 698 के टारगेट के लिए 689 का स्टॉप लॉस लगा ले। कॉटन को लेकर वंदना जी आपका व्यू क्या है? कॉटन में दोनों साइड की मूव आ रही है, एक दिन तेजी है एक दिन मंदी है। आज के दिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी तेजी बरकरार रह सकती है। 32,950 इसके करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। जो टारगेट होगा वो 33,200 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे 32,750 का। कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे थोड़ा टाइट है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक जो अपसाइड है वो देखने को मिलता है, थोड़ी भी खरीदारी बढ़ती है। तो ये है कॉटन को लेकर व्यू। शुक्रिया वंदना जी आपका, किशोर सर आपका, धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरे ही नॉन एग्री मार्केट का पूरे फंडामेंटल पर तो बात की ही, साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो गया हमारी खास सेगमेंट का, एग्री वायदा में टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है, कि इसका क्या फ़ायदा होगा, टेक्निकल चार्ट पे कैसे इसके संकेत मिलते हैं और कैसे एग्री ट्रेडर इस टेक्निकल ट्रेंड का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने एग्री एक्सपर्ट और एग्री वायदा को काफ़ी क्लोजली समझते हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी है जितने भी एग्री ट्रेडर उनके बीच में, अजय केडिया जी हैं हमारे साथ। एमडी है केडिया कमोडिटी के और रिसर्च हेड भी हैं केडिया कमोडिटी के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर क्या लग रहा है, जितने भी एसेट क्लास है वहाँ पर टेक्निकल ट्रेड जमकर होती है और लोग काफ़ी, उनका सक्सेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको क्या लगता है, क्या एग्री वायदा में भी टेक्निकल ट्रेंड काम करता है? टेक्निकल एनालिसिस के जरिए यहाँ भी क्या पैसे बनाए जा सकते हैं? नमस्कार शुभम जी। डेफिनेटली देखिए, कोई भी चीज को एनालिसिस करने के लिए दो तीन तरीके होते हैं। ज्यादा करके हम सुनते हैं फंडामेंटल है, टेक्निकल है, डेटा है और अब सेंटीमेंट, ये सब पे होता है। टेक्निकल एक तरह का हम एक मोस्ट लाइकली सिनेरियो क्या हो सकता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज जब भी कोई फंडामेंटल न्यूज आती है और जो प्राइस एक्शन मार्केट में स्टार्ट होता है कि बाइंग एक्टिविटी आ रही है, तो उसको हम टेक्निकल के जरिए एक प्लॉट कर सकते हैं। तो लेट इट भी कोई भी एसेट क्लास हो, ज्यादा करके हम देखते हैं लोग टेक्निकल्स की बातें करते हैं बट फॉरेक्स और इक्विटीज में ज्यादा देखते हैं। बट ये कमोडिटी में भी पॉसिबल, जिस ढंग से वॉल्यूम्स पिछले सालों में हमने इंप्रूवमेंट होते हुए देखे हैं या पैटर्न्स जो बनते हैं, ये एक फोरकास्ट करके देता है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसको जब प्लॉट करते हैं तो एक प्रोटेक्टिव हम व्यू लेके चल सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे आप इक्विटीज में या करेंसीज में करते हैं, बिल्कुल एग्री के अंदर भी टेक्निकल अच्छे से काम करते हैं। साफ है कि एग्री कमोडिटी में भी टेक्निकल ट्रेंड काम करते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हिस्टोरिकल प्राइस होने चाहिए, जो पैरामीटर्स टेक्निकल एनालिसिस के लिए चाहिए, वो सारे पैरामीटर्स एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में भी मौजूद है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सक्सेसफुल काफ़ी ट्रेडर्स हैं जो बेहतर तरीके से यहाँ पर ट्रेड करते हैं। सिर्फ ट्रेडिंग के साथ साथ वो हेजिंग के लिए भी इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। चलिए सर, अब अगला सवाल मेरा ये होगा, क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स दूसरे एसेट के मुकाबले एग्री कमोडिटी में अलग तरीके से काम करता है या सिमिलर ही काम करता है? देखिए, जैसे हम बोलते हैं गाड़ी का कार के अगर पहिए की बात करें तो टायर हम लेते हैं, बट वो टायर हम सभी कारों में लगा सकते हैं। तो वैसे ही टेक्निकल्स होते हैं कि टेक्निकल आप कोई भी चाहे कोई भी एसेट क्लास हो, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, सब में लगा सकते हैं। हमें टेक्निकल से एग्री में कैसे मदद ले सकती है, काफी पैटर्न्स है। जैसे अभी आप चार्ट पे देख सकते हैं गवार का, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट हुआ है जो इक्विटी में भी होता है, करेंसीज में भी होता है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने एक बड़ी रैली की थी पिछले साल और वहां से कंटिन्यू एक फॉल आ रहा था। अब जैसे ये ब्रेकआउट 11,650 का देगा तो एक बड़ी रैली की तरफ जा सकता है। सिमिलरली आरएसआई है, आरएसआई हमें बताता है इक्विटी के अंदर भी कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है या मार्केट का ट्रेंड कैसे है। वैसे ही हम एग्री, एक सबसे अच्छा इंडिकेटर जो मुझे लगता है वो है चॉपी इंडिकेटर या एडीएक्स, जहां पे हमें पहले से पता चल जाता है कि मार्केट में कुछ
बड़ा होने वाला है। और एग्री कमोडिटी के फंडामेंटल हम जानते हैं कि फसल आने वाली है या डिले है या वेदर से कुछ इंपैक्ट हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे जब कॉम्बिनेशन टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है। जैसे बहुत बार मैं कहता भी हूं कि नवंबर में हम गवार में बड़ी तेजी देखेंगे, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है टाइम फिबोनाची और साथ में फंडामेंटल में हम देख रहे हैं कि अराइवल्स में कुछ कमी आ जाती है या क्रॉप में एस्टिमेट में कमी आती है, तो इसका जो इंपैक्ट पड़ने वाला है एग्री कमोडिटी पे वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बड़ा बनने वाला है। तो हम मोमेंटम चेक कर सकते हैं, पैटर्न्स बनते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, या मैंने अभी फ्लैग पैटर्न की बात करी, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जो पिछले साल कॉटन में बना था, जब हमने कॉटन में एक जबरदस्त तेजी देखी थी कि 77 सेंट से लेकर 90 सेंट के बीच में ये राउंडिंग बॉटम बना था और वहां से 150 सेंट तक का लेवल हमने कॉटन इंटरनेशनल में आते हुए देखे। जैसे ये कप एंड हैंडल आप देखिए धनिये में बना हुआ है, तो धनिये के अंदर एक बड़ी गिरावट के बाद अब मार्केट 13,000 का लेवल तोड़ने की तैयारी कर रहा है, तो ये एक प्रोजेक्शन दे देता है। और साथ में हम फंडामेंटल जानते हैं कि कैरी ओवर स्टॉक कम है, हाँ सोइंग अच्छी होगी, बट ये सोइंग के बाद जो हार्वेस्टिंग होगी वो मार्च मंथ में होगी, तो जो शॉर्टेज क्रिएट होगा, पाइपलाइंस एम्प्टी है, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम अच्छे से प्रोजेक्ट करके चल सकते हैं कि आने वाले महीनों में कैसे एग्री बिहेव करेगा, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एक क्लियर पाथ दिखाएगा। तो डेफिनेटली टेक्निकल्स के जो ये पैटर्न्स है ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। यानी ये बात साफ है कि इसमें भी सारे पैटर्न यहाँ पर काम करते हैं, और जितने भी इंडिकेटर्स है, चाहे वो कंटिन्यूएशन पैटर्न हो या रिवर्सल पैटर्न हो, जो प्राइस रिवर्सल के जो संकेत मिलते हैं वो भी एग्री वायदा में भी पूरी तरह से यहाँ पर दिखते हैं। सर, अब अगला सवाल होगा कि क्या टेक्निकल चार्ट्स फंडामेंटल्स जो खबरें होती हैं क्या उसको भी ऑब्जर्व करके दिखाता है? अब देखिए, जैसे मैं बोला फंडामेंटल में क्या होने वाला है वो टेक्निकल चार्ट नहीं बताता, बट ये बताता है कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे मैंने अभी आपको टाइम फिबोनाची की बात की है या चॉपी इंडिकेटर, तो ये इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि अगले कुछ दिनों में या महीनों में कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है। तो ऐसे जब अटकलें हमारे पास चार्ट पे दिखने लग जाती है तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल में ऐसा कुछ चेंज है। कि एग्जांपल ऑफ गवार, तो गवार में हमने देखा था कि नवंबर से ये फिबो हमें बता रहा था कुछ बड़ा होने वाला है, तो हमने देखा जो पहले एक्सपेक्टेशन थी क्रॉप की कि 1.25 लाख करोड़ के आसपास की क्रॉप रहेगी, अब बताई जा रही 1 करोड़ के नीचे, तो ये गेम चेंजर का काम कर रहा है। तो टेक्निकल के अंदर ऐसे काफी टूल्स है। एक अल्सर इंडेक्स करके मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने इक्विटी मार्केट जैसे क्रैश होता है वैसे कमोडिटी में जब बड़ी गिरावट आती है तो उसका यूज करता, तो वो इकलौता इंडिकेटर है जो गिरते मार्केट में बता सकता है कि कहां से बाइंग सपोर्ट ले सकता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ इंडिकेटर जो फंडामेंटल को सपोर्ट करता है कि कुछ बड़ा फंडामेंटल में होने वाला, आप उधर भी देखिए साथ में। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों हैंड इन हैंड चलता है। टेक्निकल आपको एक पाइवट ग्राफ बना के दे देता है कि प्राइजेस इस फंडामेंटल न्यूज की वजह से कहां तक जा सकती है। अब कुछ इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं, लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स जिसे हम कहते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स ये होता है कि आपको समय से पहले, वक्त से पहले ही आपको प्राइस ट्रेंड के बारे में दर्शा देता है। लैगिंग जहाँ पे जैसे मूविंग एवरेजेस वगैरह रहते हैं जो प्राइस के साथ साथ चलना है। तो सर, किसका फायदा ज़्यादा मिलता है? हालांकि ट्रेंड के साथ रहे तो ज़्यादा बेहतर है, तो आप क्या सलाह देंगे अगर कोई एग्री वायदा में, एग्री डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो किस तरह के ट्रेंड को ज़्यादा फॉलो करे, किस तरह के इंडिकेटर्स को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए? देखिए, मैं बिलीव करता हूँ कोई भी चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे हम एग्री में काम करते हैं या एग्री फ्यूचर्स देखते हैं तो ज्यादा करके हम फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं, तो मुझे लगता है लीडिंग इंडिकेटर इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर के जहाँ पे आपको पहले से कुछ अटकलें लगने लग जाती है मार्केट में होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे मैंने आपको चॉपी इंडिकेटर बताया तो ये बता देता पहले कुछ मार्केट में बड़ा होने वाला है, या कुछ फॉर्मेशंस जो पैटर्न्स में होते हैं वो हमें बताया। लैगिंग में एक तरह का सपोर्ट बताते हैं कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वो सही पाथ है कि नहीं। जैसे मूविंग एवरेज, जैसे अगर प्राइजेस 50, 100, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन है तो हम बोल सकते हैं जो पाथ पे हम जा रहे हैं, जो व्यू लेकर हम जा रहे हैं, और प्राइजेस जब तक उस मूविंग एवरेजेस पे इंपैक्ट नहीं करता है चलता रहेगा। इचीमिको क्लाउड काफी इंपॉर्टेंट है जो हमको प्रोजेक्टेड दे देता है कि अगले 26 पीरियड में आगे क्या होने वाला है, और ज्यादा करके जब प्राइजेस इचीमिको क्लाउड के ऊपर है तो हम मान के चल सकते हैं प्राइजेस में एक बड़ी तेजी है। बॉलिंजर बैंड है, ये लैगिंग के साथ साथ हमें एक प्रोजेक्शन भी देता है कि जब भी स्क्वीज होती है बॉलिंजर बैंड में तो हम मान के चलते कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है। तो लैगिंग और लीडिंग दोनों ही कॉम्बिनेशन करके चलेंगे। आपको लीडिंग एक ओवरव्यू आगे के बारे में बताता है और लैगिंग है वो उस व्यू को सपोर्ट करते हुए चलता है।
तो केडिया जी ने काफ़ी अच्छे तरह से बताया कि किस तरह से सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर एग्री डेरिवेटिव मार्केट में भी काम करता है। तो ज़रूरत ये है कि जब आप हेजिंग के लिए आते हैं, ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर आते हैं एग्री डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में, तो बेहतर है कि आप टेक्निकल टूल्स भी सीख कर रखें, ताकि आपके लिए एक आपके पास नई स्किल होगी, ताकि उसका फ़ायदा मिला के उसके कॉम्बिनेशन के साथ अगर काम करेंगे, फंडामेंटल्स के साथ अगर टेक्निकल भी अगर समझेंगे, तो और बेहतर तरीके से काम करेंगे और आपका ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। शुक्रिया केडिया जी इस खास पेशकश में अपना समय देने के लिए और बताने के लिए कि कैसे ट्रेडर टेक्निकल इंडिकेटर्स का, टेक्निकल ट्रेंड का फ़ायदा उठाकर अपने ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इस मुनाफे की मंडी को फिलहाल यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं